विस्कोसिटी का कंसेप्ट। अब देखो यार, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही याद रखना है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो विस्कोसिटी अभी तक हमारा क्या था, हमने कहीं पे भी फ्लूइड्स में फ्रिक्शन नहीं ली, बट फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होती है। तो अब हम नॉन आइडियल फ्लूइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के फंडे आते हैं। अगेन एक्सपोजर बेसिक याद रखो, कुछ भी सीधा है तो वो हैंडल कर पाओ। तो हमारी बेटा दो लेयर्स हैं पानी की, और इन लेयर्स का अगर एरिया ए है, इन लेयर्स का अगर मेरे टमाटरों एरिया कैपिटल ए है, और इन लेयर्स की आपस में सेपरेशन अगर dx है, ठीक है, और अगर इनके बीच में फ्रिक्शन है, एक पे मान लो आगे लग रही है दूसरे पे पीछे लग रही है, तो इनकी जो वेलोसिटीज फ्रिक्शन तब लगेगी अगर ये स्लिप कर रहे होंगे। तो अगर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी v प्लस dv है, ठीक है। तो आप जो इनके बीच में जो विस्कस फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज मेरे बच्चों ईटा ए dv बाई dx, है ना। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज एरिया ऑफ लेयर्स, और dv मतलब इन लेयर्स का आपस में वेलोसिटी डिफरेंस, और dx जो है इनका आपस में सेपरेशन डिफरेंस। तो dv बाई dx। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, कई बार ना dv बाई dx के ऊपर ही कुछ पूछ लेते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ये हमारा होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये होता है विनेसर हमारा क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को डिस्टेंस से जब डिवाइड करते हो वो ग्रेडियंट बनता है, तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस फोर्स ग्रेडियंट, dv बाई dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है मेरे बच्चों, डन है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस फ्लूइड में फेंक दिया जाए, है ना, बहुत क्रिस्प स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर रहा हूं। कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस आर है, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस आर है, और वो v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो फ्लूइड की वजह से अगर फ्रिक्शन है, एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6 पाई ईटा आरवी, जिसे हम बेटा बोलते हैं स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आरवी। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का और फ्लूइड का फ्रिक्शन इस फॉर्मूले से निकलता है, दो लेयर्स का आपस में जो फ्रिक्शन है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। मतलब ईटा तब आना है जब लेयर्स के बीच में आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है यार, आपका अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी पानी में, किसी लिक्विड में, जैसे आप देख लो किसी लिक्विड में, मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, ठीक है, आपने अगर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जब बेटा लिक्विड में गिर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी का टाइम के साथ जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। मैं जो बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी सदैव ही कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा अंदर गिरेगा। जैसे अगर रेन होती है, बारिश अगर आपने कभी देखी है, तो जब बारिश का वो बादल जब फटता है तो जब वो बूंदें गिरती हैं, तो जब वो गिर के शुरू में तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, उसके बाद ना विस्कोसिटी तो एयर में भी है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे अर्थ पे लैंड करती हैं, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 2/9 ईटा। देखो हर चैप्टर का अलग बच्चों अंदाज है, इस चैप्टर का अंदाज ही इंफॉर्मेशन है, तो याद रखो ये इंफॉर्मेशन बस होनी चाहिए। फॉर्मूला ही पूछा जाता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो बी माइनस रो एल इंटू दी। आर हो गया रेडियस, रो बी होगी डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो एल होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो सवाल सिर्फ इतने आते हैं, मैं अगर आपको सच बताऊं कि रेडियस को अगर 4 गुना कर दिया, है ना, तो डबल कर दिया तो वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी, ट्रिपल कर दिया तो 9 गुना हो जाएगी, या तुम्हें कई बार रो बी रो एल की एग्जैक्ट वैल्यूज देके एग्जैक्ट वैल्यू निकलवाई जाती है। तो ये पूरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं। तो 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो बी माइनस रो एल इंटू बच्चों जी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अब मेरे बच्चों हमारी आती है आगे पॉइजली इक्वेशन, जरा ध्यान से सुने और समझे। देखो यार, ये जो हमारी पॉइजली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल पाइप, आई हैव अ हॉरिजॉन्टल पाइप, और इस पाइप के इस तरफ प्रेशर P1 है, इस तरफ प्रेशर P2 है, ठीक है। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है डेल्टा P, वो होगा हमारा, अगर मैं चाहता हूं कि लिक्विड हमारा आगे बहे और विस्कस लिक्विड है तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर कम होगा, तो P1 माइनस P2 इसमें प्रेशर डिफरेंस। और अगर मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टल पाइप में लिक्विड आगे बहे तो रेट होता है, उसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, π/8 डेल्टा P r रेज़ टू पावर 4/8 ईटा है। अगेन सीधा बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप का रेडियस डबल कर दो तो वॉल्यूम रेट कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 है तो 16 टाइम्स वॉल्यूम रेट होगा, लेंथ डबल कर दो तो आधा हो जाएगा। ऐसे सवाल आ जाते हैं, वॉल्यूम रेट के ऊपर ध्यान में रखिएगा। नाउ द लास्ट कंसेप्ट इन फ्लूइड्स गाइस इज बेसिकली द सरफेस टेंशन। अब मैं आपको सिंपल से क्लियर भाषा में आपको एक बात समझाता हूं, पहले आप फिगर में देखना, फॉर्मूले बाद में देखना। देखो यार, जो हमारा पानी का टॉप लेयर होता है ना, बिल्कुल टॉप लेयर, ये मैं टॉप लेयर की बात कर रहा हूं,
सिर्फ मुद्दे की बात आपको बताऊंगा जो आपको इस वक्त चाहिए। ये जो टॉप लेयर होती है ना बेटा वाटर की, ये जो टॉप लेयर होती है, इसे ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट करो। मतलब यहां पे मान लो एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होता है वेनेसर? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग को स्ट्रेच कंप्रेस किया जा सकता है। तो मान लो ये जो टॉप लेयर है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। मैं इसे ऐसे समझाता हूं, आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक चादर समझ लो जिसमें बहुत सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। एक चादर समझ लो, बहुत सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और ट्रेजेडी ये हो रही है कि हमने उस चादर को स्ट्रेच किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? हमने उस चादर को स्ट्रेच किया हुआ है। मान लो आपकी बेटा एक चादर है घर में, और उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और आप सभी ने एक बच्चे ने उसको इधर से खींच दिया, एक ने उधर से खींच दिया, एक ने उधर से खींच दिया। तो जब भी आप किसी कंटेनर में तो टॉप लेयर देखते हो, वो टॉप लेयर एक चादर की तरह ट्रीट करो, एक मेम्ब्रेन, जैसे बबल गम होती है, आप फूक मारते हो बबल गम मेम्ब्रेन बनती है ना, तो बेसिकली आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो, आप एयर ब्लो कर रहे हो, वो स्ट्रेच हो रही है। तो मान लो आपने उस चादर को पकड़ के खींच के स्ट्रेच कर दिया, तो जब आपने उसे स्ट्रेच कर दिया तो सरफेस पे तनाव आएगा। उसी तनाव का नाम सरफेस टेंशन है, सरफेस पे टेंशन। ठीक है ना? समझ गए बात को? अच्छा आप देखो मेरी बात को, अब इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अगर मान लो मैं यहां पे इस एल लेंथ को लूं, मान लो ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, इस एल लेंथ को लूं, तो यहां से जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच्ड है, यहां से जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच्ड है, तो यहां से फोर्स आएगी उनकी, और डेफिनेटली स्ट्रेच इधर से भी है, फोर्स यहां से भी आएगी। तो दोनों तरफ जो फोर्स आएगी, मान लो इस तरफ एल लेंथ पे टोटल फोर्स एफ है, इस तरफ भी एल लेंथ पे टोटल फोर्स एफ है, तो एफ बाई एल, एक तो हमारा सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का ये फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फॉर्मूले में तुम्हें एफ दिख रहा है, लेकिन फिगर में एफ जो है वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट, बिल्कुल जैसे स्ट्रेस होता है। अगर आप बॉडी को एफ अपॉन ए लिखते हो, फॉर्मूले में एफ है, लेकिन वो फोर्स दोनों क्रॉस सेक्शंस पे लग रही होती है उसे स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है? एक तो ये फॉर्मूला है एफ बाई एल का। दूसरा फॉर्मूला, अगर एक स्प्रिंग के अंदर एनर्जी हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो सरफेस पे बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, तो टोटल एनर्जी सरफेस पे जो स्टोर हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, तो वो टोटल एनर्जी सरफेस की है। तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एरिया, तो टोटल सरफेस एनर्जी अपॉन टोटल एरिया, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा सरफेस टेंशन का। मेरे बच्चों, दोनों फॉर्मूले सरफेस टेंशन के पता होने चाहिए। अगर समझ में आया तो चैट में दिल बना दो, अगर आया समझ में, आया समझ में जल्दी बताओ। आ रहे? थोड़ी थोड़ी मैं अपनी एनर्जी बना के रखता हूं। आ रहा है समझ में टमाटरो? जानने समझ गया ना, है ना? तो वो हमारा बेसिकली बन जाता है आपका, क्या कहते हैं मेरे टमाटरो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली दो तरीके हैं सरफेस टेंशन के, एक कितनी फोर्स यूनिट लेंथ पे है, या टोटल एनर्जी अपॉन टोटल एरिया। ठीक है? तो ये फॉर्मूले हैं। अब यहां पे ना मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, वो ये वाला केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको फ्लूइड्स में अगर सवाल मिलता है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर मिलता है। आपके पास यार एक ड्रॉप है जिसकी सरफेस टेंशन ऐसे, और उस ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है। ठीक है? हमने उस ड्रॉप को ब्रेक किया और एन छोटे ड्रॉप्स में हमने उसे बना दिया, तो इधर एनर्जी कितनी होगी, एस इंटू 4πr²। और जब आपने इसे छोटे छोटे ड्रॉप्स में बढ़ाया तो एक ड्रॉप की एनर्जी आप निकाल लो, है ना? एक तो आप रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस बेटा कैसे निकालोगे, रेडियस बेटा आप निकाल लोगे कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। आप वॉल्यूम कंजर्व करोगे ना, मान लो ये 2 लीटर की बूंद है, छोटी छोटी ड्रॉप्स में अगर तोड़ भी दिया तो 2 लीटर ही बनेगा, तो 4π/3 कैपिटल R क्यूब, यहां वॉल्यूम आएगा 4π/3 स्मॉल r क्यूब इंटू n।
तो यहां से कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। अब इस प्रोसेस में हमारी एक एनर्जी कंज्यूम होगी। देखो सीधी सी बात है, जब किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो फाइनल जो एनर्जी है हमारी यहां पे ज्यादा है, यहां पे एनर्जी कम है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पूछा जाता है कितना वर्क करना पड़ेगा उसे छोटी ड्रॉप्स में तोड़ने के लिए, तो याद रखें वर्क जो होता है वो होता है डेल्टा यू। अब बेटा अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं भैया फाइनल एनर्जी कितनी है, तो मेरे बच्चों यहां पे फाइनल एनर्जी कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखना। मैं अगर आप लोगों के लिए यहां लिख दूं, सर एक ड्रॉप की है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस, है ना, इंटू एस इतनी होगी, है ना, इंटू स्मॉल एन कर दो, इंटू स्मॉल एन कर दो, मेरी बात समझ गए। तो एक ड्रॉप की होगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस इंटू एन। तो आपने आर की वैल्यू को बेसिकली यहां से एलिमिनेट कर दिया, तो आपने जब ऑब्जर्व किया तो फाइनल एनर्जी मिल गई, इनिशियल मिल गई, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिफरेंस लिया। तो यार ये फॉर्मूला बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एन की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू यू नॉट, और यू नॉट जो है वो है मेरी इनिशियल एनर्जी जो इस ड्रॉप की थी, दैट इज एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपके सामने सिंपल सा एक आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या आता है। आपको 99% केसेस में ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है ये क्यूब रूट वाली दी होती है। आपकी एक ड्रॉप को 8 बूंदों में या 27 ड्रॉप्स में या 125 ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया। अगर हम लेट्स से 27 लेंगे तो यहां पे n की वैल्यू 1/3 है, मतलब 27 का क्यूब रूट है, मतलब 3 हो गया। तो 3 माइनस 1 इंटू यू नॉट यानी कि 2 यू नॉट। तो कितना वर्क चाहिए होगा, कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक ड्रॉप को तोड़ने के लिए, तो आंसर होगा 2 यू नॉट, वेयर यू नॉट इज एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा कई बार ऐसे होता है कि अगर ये कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाए तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी रिलीज होगी मैग्नीट्यूड आप अपना यहां से बच्चों रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल बहुत सारे आते हैं। बाकी यार एक्सेस प्रेशर हमारा याद रखें, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे जो कनकेव साइड होती है वहां पे प्रेशर कन्वेक्स से ज्यादा होता है। तो अगर इधर प्रेशर हमारा लेट्स से P1 है और इधर से प्रेशर अगर हमारा P2 है, तो याद रखें कनकेव साइड पे प्रेशर हमेशा कन्वेक्स से ज्यादा होता है। तो P कनकेव माइनस P कन्वेक्स, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना, इसे हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। लॉजिकल है ना, इधर प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो सरफेस ऐसे बेंड होगा ना, लॉजिकल बात है। अगर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया सरफेस फ्लैट हो जाएगा। तो अगर इधर से बेंड करवाना है तो इधर कनकेव साइड लेनी है तो कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा ही होगा, ठीक है। बाकी इसके फॉर्मूले बेटा ये याद रखने हैं, ये सारे आपके सामने हैं कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू लिक्विड ड्रॉप में होती है 2s/r, एयर बबल में होती है हमारी अगेन 2s/r। अब लिक्विड ड्रॉप में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लिक्विड ड्रॉप का मतलब आप आई होप बच्चों समझ रहे हो ना, मतलब अंदर लिक्विड है बाहर एयर है, बाहर एयर है, वो लिक्विड ड्रॉप है। एयर बबल क्या होता है कि बाहर लिक्विड है अंदर एयर है, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, मतलब एक्सेस प्रेशर में दोनों का फॉर्मूला सेम होता है 2s/r और 2s/r। और सोप बबल अलग तरह का होता है। जैसे अगर आपने कभी वो सोप के जो बबल्स बनाए हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक मेम्ब्रेन लेते हैं, मेम्ब्रेन के वो मेम्ब्रेन सोप की है, जब आप ब्लो करते हैं तो अंदर एयर जाती है, तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, लेकिन यहां पे हमारा सोप है ना, ये जो थिन मेम्ब्रेन है ये हमारा बेसिकली सोप का मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तभी जब आप उस इतने बड़े बबल को जब आप पियर्स करते हो, वो मेम्ब्रेन सोप की है लेकिन अंदर उसके एयर है, समझ रहे हो, जो उसको पियर्स करते हो वो खत्म हो जाता है सब एकदम। तो इसमें एक्सेस प्रेशर डबल होता है, ये होता है हमारा 4s/r बच्चों, याद रखें, ठीक है। सीधा फॉर्मूले आते हैं और कैपिलरी से सवाल आ जाते हैं। कैपिलरी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। आपने सुना होगा किसी भी चीज को जब आप बीकर में इमर्स करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को मेरे बच्चों है ना, जैसे आप किसी भी ट्यूब को किसी बीकर में इमर्स करते हैं तो वो जो उसके अंदर लिक्विड है वो हमारा राइज भी कर सकता है और फॉल भी, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा अंदर डिप भी कर दे, डिपेंडिंग अपॉन वो लिक्विड कैसा है। तो जो हाइट का फॉर्मूला है वो है मेरा बेटा 2s cos θ/r rho g। मैं यहां पे बस थीटा एक्सप्लेन करता हूं आपको थीटा में थोड़ी सी बस दिक्कत आ सकती है। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो जरा, ये हमारी मेरे बच्चों ये हमारी एक ट्यूब है, ठीक है, ये हमारी एक ट्यूब है, ये हमारा अंदर मेनिस्कस का लेवल है। तो देखो यार दो टेंजेंट्स हैं बेटा, एक टेंजेंट आपको बनानी है लिक्विड के सरफेस पे और एक तुम्हें बनानी है ग्लास के सरफेस पे जहां पे लिक्विड है। एक तुम्हें बनानी है ग्लास के सरफेस पे जहां लिक्विड है। तो लिक्विड के सरफेस पे और ग्लास के सरफेस पे जो दो टेंजेंट्स बनी, इनका आपस में जो एंगल होता है मेरे बच्चों वो होता है हमारा एंगल थीटा। तो वाटर ग्लास में ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने है ये है वाटर
प्लस ग्लास कॉम्बिनेशन। तो वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन में जो थीटा होता है ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री। तो उस केस में कॉस थीटा आपका पॉजिटिव आएगा, तो हाइट आपकी पॉजिटिव आएगी, ये हमारा ऊपर राइज करेगा। तो हाइट का फॉर्मूला सिंपल आता है 2s cos थीटा बाय आर रो जी, वेयर थीटा इसमें कॉन्टेक्ट एंगल और आर तो डेफिनेटली बेटा ये रेडियस, जो भी ये रेडियस होगा ट्यूब का, है ना। मैं यहां बना देता हूं, ये जो भी रेडियस है इस ट्यूब का, ये जो भी इसका ट्यूब का रेडियस है ना, आई होप आपको क्लियर हो रहा है ना। 2s cos थीटा बाय आर रो जी, ये फॉर्मूला आपका आएगा, है ना। आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, थीटा इज द कॉन्टेक्ट एंगल। और ऐसे ही मेरे बंधु अगर मैं आपसे ये पूछूं, है ना, ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये हमारी बेटा ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर मैंने एक लिक्विड डाला और वो लिक्विड अगर मान लो मेरे बच्चों हमारा मरकरी है, तो मरकरी का और ग्लास का जो मनिस्कस बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, वो ऐसा बल्ज आउट, इसमें ऐसा बनता है, उसमें ऐसा बनता है। तो बच्चों इसमें बस ये बात याद रखें, यहां पे हमारा सरफेस जो जाएगा, कॉन्टेक्ट एंगल मतलब एक टेंजेंट लिक्विड के सरफेस पे, अब सॉलिड के सरफेस पे उस तरफ लेनी है जिस तरफ लिक्विड है, लिक्विड नीचे है ना, नीचे की तरफ, तो एक लिक्विड के सरफेस पे एक सॉलिड, इनके बीच में इस बार जो एंगल आ रहा है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। अब जो एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा, cos थीटा नेगेटिव आएगा तो h नेगेटिव आएगा, उस केस में वो हमारा डिप भी हो जाएगा। तो कैपिलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता राइज ही करना है, डिप भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड कौन सा है। तो कॉन्टेक्ट एंगल बेसिकली डिसाइड करता है। फॉर्मूले बहुत सिंपल से आते हैं। अच्छा यहाँ पे भी बेटा जी इफेक्टिव मान लो, जी इफेक्टिव मान लो, तो अगर मान लो कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर में जी प्लस से आ जाएगा। अगर मान लो हमारा नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ना, आपने ऐसे रिलीज कर आपने बेसिकली नीचे एक्सेलरेट किया तो यहाँ पे जी माइनस से आ जाएगा। अच्छा अगर आपने फ्री फॉल कर दिया तो हमारी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी हो जाएगी, तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, जी माइनस से होता है ना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में। तो उस केस में हाइट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब एक्चुअली ये नहीं कि इन्फिनिटी मतलब फाउंटेन कभी नहीं बनेगा, तो जितनी भी ये ट्यूब की हाइट होगी सारा पानी वहां पे आ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे केसेस हैं, पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कुछ तुम्हें दिखे तो कर देना, बहुत ज्यादा फ्लूइड्स के अंदर बेटा हमें नहीं घुसना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल।